फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास म्यूजिक क्लास दोस्तों मैं ले रही हूँ। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 से दोस्तों तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला दोस्तों। यह हमारा ध्यान दीजिएगा म्यूजिक मॉक क्लास 8 नंबर का क्लास है दोस्तों। अतः आपसे निवेदन है, इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे आज के म्यूजिक क्लास का दोस्तों पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है दोस्तों? बताइए। गंधर्व, बी में है पुराण, सी में है ब्राह्मण या फिर दोस्तों साम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है दोस्तों। बताइए। गंधर्व नाम से हुई है, पुराण नाम से हुई है या फिर ब्राह्मण या फिर साम। तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और कोशिश कीजिए दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रत्येक वेद की व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा ब्राह्मण नाम से हुई है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, संगीत होगा, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है दोस्तों? बताइए। महाभारत, बी में है कौशिक ब्राह्मण या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, उपनिषद, डी में है नाट्य शास्त्र। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संगीत को शिल्प की संज्ञा ध्यान दीजिएगा कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ में दी गई है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, पुराण कितने हैं दोस्तों? बताइए। 108, 21, 18 या फिर दोस्तों 51। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि पुराण कितने हैं? 108, 21, 18 या फिर दोस्तों 51। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर दोस्तों पुराण की संख्या दोस्तों पुराण कितने हैं? तो 18 है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, साम वेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित है दोस्तों? बताइए। ए में है ऋग्वेद में, गंधर्व वेद में, पुराण में या फिर उपनिषदों में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि साम वेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है साम वेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र ऋग्वेद में संग्रहित है। हमारा क्या होगा? एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग था दोस्तों? बताइए। गीतक का या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा गीतिका का, गीत का या फिर गिर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है ऋग्वेद में गीत के लिए दोस्तों गिर शब्द का प्रयोग होता था। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी दोस्तों? बताइए। ए में है धुन, गिर, साम या फिर डी में है संगीत। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में साम की संज्ञा थी। हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साम गान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था दोस्तों? बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि साम गान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? बताइए। साम गायक या फिर ध्यान दीजिएगा उद्भव करता या फिर दोस्तों सी में है प्रधान, डी में है उद्गाता। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि साम गान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? तो उद्भव करता कहा जाता था। हमारा बी ऑप्शन इसका
आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद कौन सा था दोस्तों बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद कौन सा था, सितार, गिर, बीना या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा दुदुम्बी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद दोस्तों बीना है, हमारा क्या होगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद बीना था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभी तंत्री वादों के लिए क्या संज्ञा थी दोस्तों बताइए। ए में है त्रितंत्री, बी में है वीणा, सी में है साम, डी में है वान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि वैदिक काल में सभी तंत्री वादों के लिए क्या संज्ञा थी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैदिक काल में सभी तंत्री वादों के लिए वीणा संज्ञा थी, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन वान में कितनी तंत्रियां होती थी दोस्तों बताइए। वैदिक कालीन वान में कितनी तंत्रियां होती थी। ए में है 9, बी में है 100, सी में है 0 या फिर डी में है 17। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए कि वैदिक कालीन वान में कितनी तंत्रियां होती थी दोस्तों। तो 100 तंत्रियां होती थी, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी दोस्तों बताइए। यम, स्वर, सम की संज्ञा थी या फिर ऋचाएं के निर्मा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्वर की संज्ञा थी, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वरों के षडज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा स्वरों के षडज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं दोस्तों बताइए। संगीत परिजात में, ऋग्वेद में या फिर नारदी शिक्षा में या फिर दोस्तों नाट्य शास्त्र में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि स्वरों के षडज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम दोस्तों नारदी शिक्षा ग्रंथ में मिलते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था दोस्तों बताइए। ऋचाएं कही जाती थी, सामी या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कृष्ट या फिर पदम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए कि वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में दोस्तों पदों को ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि वैदिक काल में पदों को ऋचाएं कहा जाता था, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितनी प्रकार के थे दोस्तों बताइए। उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितनी प्रकार की थी दोस्तों बताइए। 7, 3, 4 या 5। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर 3 प्रकार के थे, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था दोस्तों बताइए। वेद अंगीकार या फिर वेदांग, उपनिषद या फिर महाकाव्य। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा वेदांग कहा जाता था, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरालियों। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरालियों में निबद्ध होने पर क्या कहलाती थी दोस्तों बताइए। ए में है सामगान कहलाती थी ऋचाएं या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्तोत्र कहलाती थी या फिर वेद। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है स्तोत्र कहलाती थी, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे दोस्तों बताइए। आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे। ऋग्वेद के प्रकार थे या फिर सामवेद के, नाट्य शास्त्र के या फिर नृत्य के प्रकार थे। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आर्चिक तथा गान दोस्तों सामवेद के प्रकार थे, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था दोस्तों बताइए। साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था। 5 स्वरों का विकास हो चुका था या फिर 3, 7 या फिर डी में है 8।
तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सामगान के समय तक 7 स्वरों का विकास हो चुका था। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सामगान में स्वरों का क्रम कैसा था दोस्तों, बताइए। आरोही, अवरोही, मिश्रित या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि सामगान में स्वरों का क्रम कैसा था। तो ध्यान दीजिएगा, सामगान में दोस्तों स्वरों का क्रम अवरोही क्रम में था। हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी थी दोस्तों, बताइए। साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी थी दोस्तों, बताइए। प्रथम, पुष्ट या फिर दोस्तों मंद्र। डी में है, ध्यान दीजिएगा, अति, अस्वराय। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अपने ऑप्शन की ओर। तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुष्ट। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, किस ग्रंथ में साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया दोस्तों, बताइए। ऋग्वेद में, नारदी शिक्षा में, नाट्य शास्त्र में या फिर दोस्तों बृहदेशी में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कि दोस्तों नारदी शिक्षा में साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया है। हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार किस ग्रंथ में थे दोस्तों, बताइए। राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार किस ग्रंथ में थे दोस्तों, बताइए। संगीत मकरकंद या फिर दोस्तों संगीत परिजात ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र में या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों कि राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार दोस्तों संगीत मकरकंद ग्रंथ में थे। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की कितनी रागनियां मानी है दोस्तों, बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा 6 राग तथा 6 रागनियां, 6 राग तथा 5 रागनियां या फिर सी में है 5 राग तथा 6 रागनियां या फिर डी में है 5 राग तथा 5 रागनियां। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी 6 राग तथा 6 रागनियां मानी है। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख है दोस्तों, बताइए। 2, 4, 8 या फिर 9। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि राग रागनी वर्गीकरण के दोस्तों कितने मत प्रमुख है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है राग रागनी वर्गीकरण के दोस्तों 4 मत प्रमुख है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, शिव मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताइए। भरत मत के नाम से जाना जाता है या फिर शंकर मत के नाम से जाना जाता है या फिर कल्लीनाथ मत या फिर सोमेश्वर मत। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, शिव मत को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सोमेश्वर मत के नाम से जाना जाता है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं दोस्तों, बताइए। 4, 5, 6 या फिर दोस्तों 7। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। राग रागनी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है राग रागनी पद्धति में दोस्तों कुल, ध्यान दीजिएगा 6 मुख्य राग माने गए हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यदि दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमारे अगले प्रश्न की ओर, सोमेश्वर मत में कितने राग तथा रागनियां थी दोस्तों, बताइए। 6 राग तथा 36 रागनियां या फिर दोस्तों 6, 35 या फिर 5, 36 या फिर 5, 35। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोमेश्वर मत में 6 राग तथा 36 रागनियां थी। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत मत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, भारत मत में कितने राग तथा कितनी रागनियां है दोस्तों, बताइए। 6 राग
36 रागनियां या फिर दोस्तों 6 राग, 35 रागनियां या फिर 6 राग, ध्यान दीजिएगा 32 रागनियां या फिर दोस्तों 6 राग, 30 रागनियां। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा भरत मत में दोस्तों 6 राग और 30 रागनियां है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कल्लीनाथ मत के अनुसार कितने राग तथा कितनी रागनियां थी दोस्तों बताइए। कल्लीनाथ मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियां कितनी थी दोस्तों बताइए। ए में है 6 राग 35 रागनियां या फिर 6 राग 36 रागनियां, सी में है 5 राग 30 रागनियां या फिर दोस्तों 6 राग 30 रागनियां। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कल्लीनाथ मत के अनुसार दोस्तों 6 राग और 36 रागनियां थी, हमारा क्या होगा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा हनुमत मत के अनुसार दोस्तों ध्यान दीजिएगा हनुमत मत के अनुसार कितने राग रागनियां थी। ध्यान दीजिएगा 6 राग 30 रागनियां या फिर 6 राग 36 रागनियां, सी में है 5 राग 30 रागनियां या फिर दोस्तों 5 राग 36 रागनियां। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा हनुमत मत के अनुसार दोस्तों अपने ऑप्शन की ओर ध्यान दीजिएगा हनुमत मत के अनुसार 6 राग तथा ध्यान दीजिएगा 30 रागनियां थी, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है दोस्तों बताइए। ए में है रागांग राग वर्गीकरण या फिर बी में है ग्राम राग वर्गीकरण, सी में है राग रागनी वर्गीकरण, डी में है मेल राग वर्गीकरण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है कि राग वर्गीकरण की दोस्तों राग रागनी वर्गीकरण पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है पंडित सारंग देव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है दोस्तों बताइए। ए में है 9, 6, 10 या फिर डी में है 12। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा पंडित सारंग देव ने दोस्तों अपने समय के रागों को 10 वर्गों में बांटा है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों बताइए। 72, 66, 30 या फिर दोस्तों 6। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो ध्यान दीजिएगा ग्राम रागों की कुल संख्या दोस्तों बताइए कितनी मानी गई है। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है ग्राम रागों की कुल संख्या दोस्तों 30 मानी गई है, हमारा क्या होगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से कितने ग्राम राग बने हैं दोस्तों बताइए। ए में है 30, बी में है 20, सी में है 36, डी में है 108। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है संगीत रत्नाकर में ध्यान दीजिएगा संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से दोस्तों 30 ग्राम राग माने गए हैं, हमारा क्या होगा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से कितने ग्राम राग बने हैं तो 30 ग्राम राग बने हैं, हमारा क्या होगा दोस्तों ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुई है दोस्तों बताइए। ए में है राग से, जाति से, मूर्छना से या फिर डी में है ग्राम से। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप सही सही बताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग जाति से उत्पन्न हुए हैं, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा जो राग केवल अपनी ही जाति का अनुवर्तन करते हैं वे ग्राम राग क्या कहलाते हैं दोस्तों बताइए। शुद्ध या फिर दोस्तों भिन्न, साधारण या फिर डी में है बेसर। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि जो राग केवल अपनी ही जाति का अनुवर्तन करते हैं वे ग्राम राग क्या कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों वे ग्राम राग शुद्ध कहलाते हैं, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा भिन्न राग कितने माने गए हैं दोस्तों बताइए। 6, 7,
205 या फिर दोस्तों 255। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा भिन्न राग कितने माने गए हैं, तो भिन्न राग दोस्तों 5 माने गए हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है बेसर राग कितने हैं, 12, 8, 7 या फिर 10। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कि बेसर राग कितने हैं। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं तो बिल्कुल आपका आंसर दोस्तों सही है। बेसर राग दोस्तों 8 है हमारा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग माने हैं दोस्तों बताइए, 72, 264, 163 या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है 306। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा पंडित सारंग देव ने दोस्तों ध्यान दीजिएगा 264 राग माने हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है भरत ने उपराग कितने माने हैं दोस्तों बताइए, 7, 8, 9 या फिर दोस्तों डी में है 10। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है भरत ने दोस्तों उपराग 8 माने हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं दोस्तों बताइए, भरत ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं, 16, 20, 6 या फिर दोस्तों 9। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, भरत ने दोस्तों भाषा के अंतर्गत 16 राग गिनाए हैं। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई दोस्तों बताइए, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या फिर दोस्तों 14वीं शताब्दी में या फिर 15वीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों बताइए इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई, तो दोस्तों 14वीं शताब्दी में आरंभ हुई। हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा मेल पद्धति का आरंभ किसने किया दोस्तों बताइए, ए में है आचार्य बृहस्पति ने या फिर बी में है महर्षि भरत ने, सी में है वेंकटमुखी, डी में है विद्यारण्य ने। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर दोस्तों विद्यारण्य ने, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है लोचन ने कितने मेल माने हैं दोस्तों बताइए, 12, 23, 18 या फिर 72। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा लोचन ने दोस्तों बताइए कितने मेल माने हैं। तो लोचन ने दोस्तों ध्यान दीजिएगा 12 मेल माने हैं। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत कितने राग आते हैं दोस्तों बताइए, लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत कितने राग आते हैं, 72 राग आते हैं या फिर 63, 23 या फिर दोस्तों 60। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमारा इनमें से इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 63 राग आते हैं। हमारा दोस्तों क्या होगा 63 यानी बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है रामत्य ने कितने मेल माने हैं दोस्तों बताइए, ए में है 20, 18, 23 या फिर दोस्तों 26। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि रामत्य ने कितने मेल माने हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों 20 मेल माने हैं। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं दोस्तों बताइए, 28, 26, 23 या फिर 72। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, सोमनाथ ने 23 मेल माने हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, पंडित वेंकटमुखी के मेलों की संख्या कितनी थी दोस्तों बताइए, ए में है 72, 36, 26 या फिर 10। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, पंडित वेंकटमुखी के मेलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पंडित वेंकटमुखी के मेलों की संख्या दोस्तों 72 है। कितनी है, 72 थी। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, पंडित वेंकटमुखी ने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बताई है दोस्तों बताइए, ए में है 1565,
बी में है 10, सी में है 484 या फिर दोस्तों डी में है 36। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन कि पंडित वेंकट मुखी ने दोस्तों एक मेल से 484 रागों की उत्पत्ति बताई है। हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 72 मेलों की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 72 मेलों को कुल कितने गुटों यानी वर्गों में दोस्तों बांटा गया है? बताइए। 15, 2 वर्गों में बांटा गया है या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 12 या फिर 6। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कि 72 मेलों को कुल कितने गुटों यानी वर्गों में बांटा गया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 12 गुटों या वर्गों में बांटा गया है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। वर्ग, चक्र, अग्नि या फिर दोस्तों श्रुति। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। यदि दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप बी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को दोस्तों चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चक्र कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। दोस्तों ये हमारा आज के म्यूजिक क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको म्यूजिक का दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।